एनिमी सीरीज अटैक ऑन टाइटन एक ऐसी दुनिया में सामने आती है जहां मानवता विशाल दीवारों के भीतर सीमित है, जो उन्हें बाहर छिपे खतरनाक टाइटन्स विशाल इंसान को खाने वाले जीवों से बचाती है। इन दीवारों में 3 कंसेंट्रिक लेयर्स शामिल हैं। सबसे बाहरी पेरिमीटर पर वॉल मरिया, बीच में वॉल रोज और सभ्यता के सेंटर में वॉल साइना हर कार्डिनल डायरेक्शन में 4 बाहरी डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है। इस सोसाइटी के भीतर एक मोनार्की और लॉर्ड्स का एक सिस्टम राज करता है। साथ ही दीवारों का एक डिवाउट चर्च भी है जो इन बड़े कोलोसल स्ट्रक्चर्स का सम्मान करता है। मिलिट्री को 3 की ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। द गैरिसन, जो दीवारों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, द मिलिट्री पुलिस, जो इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करती है, और द सर्वे कॉर्प, जो दीवारों के पार जाने वाले साहसी एक्सप्लोरर्स है। सीरीज में हमारी जर्नी एक एस्पायरिंग यंग लड़के एरन येगर के साथ शुरू होती है, जो दीवारों की कैद से परे आजादी का स्वाद लेने के लिए सर्वे कॉर्प में शामिल होने के लिए उत्सुक है। हालांकि जब टाइटन्स ने उसके होम टाउन पर हमला किया और उसकी मां को मार दिया, तो एरन के सपने बेरहमी से चकनाचूर हो गए। एरन अपने सबसे करीबी साथियों मिकासा एक्करमैन और आर्मिन आर्लेट के साथ रेफ्यूजीज के जीवन में मजबूर हो गए, जिससे वो 104वें ट्रेनिंग कॉर्प के हिस्से के रूप में सेना में शामिल हो गए। 3 साल की मुश्किल ट्रेनिंग के बाद वो ग्रेजुएट हो जाते हैं और टाइटन्स का सामना करने के लिए उनकी जिज्ञासा एक मुश्किल जर्नी की शुरुआत का प्रतीक है। रास्ते में एरन राइवल्स बनाता है, विशेष रूप से साथी ट्रेनी जीन किर्स्टीन के साथ, और राइनर ब्राउन और बर्टोल्ट हूवर के साथ दोस्ती बनाता है और एनी लियोनहार्ट से कॉम्बैट ट्रेनिंग लेता है। हमारी कहानी उनके ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दिन एक अलग सा मोड़ लेती है, क्योंकि एरन और उसके साथी ट्रेनीज को वॉल रोज की सफाई का काम सौंपा जाता है। अचानक एक बड़ा टाइटन अपना रूप लेता है और वॉल रोज के सदर्न मोस्ट टिप पर स्थित ट्रोस्ट डिस्ट्रिक्ट पर कहर बरसाता है। एरन उस टाइटन का सामना करने का प्रयास करता है, लेकिन वह रहस्यमय तरीके से स्टीम के अंदर गायब हो जाता है। जैसे ही टाइटन्स ने अपना निरंतर हमला जारी रखा, एरन ट्रोस्ट की रक्षा के लिए लड़ाई में अपने साथी ट्रेनीज के एक ग्रुप को लीड करता है। दुखद रूप से उन पर टाइटन के भयंकर हमले हुए, जिसके परिणाम स्वरूप काफी कैजुअल्टीज हुई। एरन ने बहादुरी से आर्मिन को टाइटन के खाने से बचाया, लेकिन उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी, यानी अपना हाथ खोना। इस बीच मिकासा को टाइटन्स को निकालने और मारने में सहायता करने का काम सौंपा गया। कैओस के बीच जीन और कई ट्रेनीज सप्लाई डिपो तक पहुंचने में कामयाब रहे। उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है, लेकिन आर्मिन, मिकासा और कॉनी स्प्रिंगर सफलतापूर्वक एक मिस्टीरियस टाइटन को सप्लाई डिपो में ले जाते हैं, जो बेवजह आसपास के बाकी टाइटन्स को निशाना बनाता है और उन्हें खत्म कर देता है। इसी उथल-पुथल के दौरान दुष्ट टाइटन का स्वयं एरन के रूप में रिवील हुआ, जो बेवजह ट्रांसफॉर्म हो गया। जैसे ही वह नियंत्रण हासिल करता है, वह ट्रोस्ट को बचाते हुए दीवार में दरार को सील करने के लिए अपने नए पाए गए टाइटन फॉर्म को यूज करता है। कैप्टन लीवाई और उनकी एलीट सर्वे कोर्स यूनिट की बदौलत यह दिन सुरक्षित रहा। एरन को बाद में कस्टडी में लिया गया, लेकिन आखिर में उसे कैप्टन लीवाई की टाइट सिक्योरिटी में सर्वे कॉर्प में जगह मिल गई। एरन लीवाई के स्क्वाड में शामिल हो गया, जिसमें सर्वे कॉर्प के बेहतरीन सैनिक शामिल थे। यहाँ उसका सामना कमांडर हेंगेजोई से होता है, जो एक हाई रैंकिंग ऑफिसर है जो टाइटन्स के प्रति अपने अजीब अट्रैक्शन के लिए जानी जाती है। सर्वे कॉर्प ने पकड़े गए 2 टाइटन्स, सॉनी और बीन पर एक्सपेरिमेंट शुरू किए, लेकिन एक अज्ञात हमलावर के हाथों उनकी रहस्यमय मौत देखी गई। इस बीच 104वें ट्रेनिंग कॉर्प के बचे सदस्य ग्रेजुएट हो गए, जिनमें से कई ने सर्वे कॉर्प में शामिल होने का डिसीजन लिया। सर्वे कॉर्प के लीडर कमांडर अर्विन एरन के पिता के बेसमेंट में छिपे रहस्यमय मिस्ट्रीज को अनकवर करने की इच्छा से प्रेरित होकर शिगनशीना डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचने के लिए एक एम्बिशियस अभियान का प्लान बनाते हैं, जिसमें टाइटन्स के बारे में खुफिया जानकारी होने की अफवाह है। अभियान के समय एक भयानक एनिमी सामने आता है, द फीमेल टाइटन। समझदारी और अपनी स्किन को हार्ड करके अनब्रेकेबल क्रिस्टल आर्मर में बदलने की क्षमता रखने के कारण वह एक टफ ओपोनेंट साबित होती है। लेकिन फीमेल टाइटन एक साथी ट्रेनी एनी के रूप में सामने आई। मिलिट्री एरन के साथ मिलकर उसे वॉल्स के अंदर पकड़ने का प्रयास करती है। हालांकि वह अपने ह्यूमन सेल्फ को एक अभेद्य क्रिस्टल के भीतर छिपा लेती है और मिलिट्री के सामने कई सारे सवाल छोड़ जाती है। ड्रामेटिक बैटल में काफी नुकसान और जीवन की हानि होती है, जिसकी वजह से सरकार और मिलिट्री को इसकी जांच करनी पड़ती है। कमांडर अर्विन को अंततः बख्श दिया गया। इस बीच
ये इंसिडेंट एक चौंकाने वाले रहस्य का खुलासा करता है। दीवारों के अंदर ही एक विशाल टाइटन छिपा हुआ है जो कई नए सवाल और रहस्य पैदा करता है। अटैक ऑन टाइटन का दूसरा सीजन एरन, मिकासा, आर्मिन और बाकी सर्वे कॉर्प द्वारा एनी को पकड़ने के एक सप्ताह बाद शुरू होता है, जो अभी भी अपने क्रिस्टल कॉकून में है और स्टोहेस डिस्ट्रिक्ट में है। वो दीवार के अंदर एक टाइटन देखते हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई को बाहर लाने की उनकी कोशिश को चर्च के सदस्य पास्टर निक द्वारा रोक दिया जाता है। तब ग्रुप को वॉल रोज के अंदर टाइटन्स के होने का और उनसे लड़ने के लिए एरमिश डिस्ट्रिक्ट की ओर जाने की वार्निंग मिलती है। रीनर, बेर्टोल्ट, कॉनी, साशा, आइमीर और क्रिस्टा सर्वे कॉर्प के सभी नए मेंबर्स को क्वारंटीन में रखा जाता है। लेकिन जब टाइटन्स सामने आते हैं तो वो इस पर बात करते हैं और उनसे लड़ने के लिए अलग हो जाते हैं। साशा अपने होम टाउन में एक छोटी लड़की को बचाती है और एरमिक डिस्ट्रिक्ट की ओर जाती है, जबकि कॉनी और बाकी लोग रगाको विलेज की जांच करते हैं और देखते हैं कि यह खाली है, वहां कोई बॉडी नहीं है और कॉनी के घर के ऊपर एक टाइटन पड़ा हुआ है। सर्वे कॉर्प वॉल रोज के पास एक होल को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती और अंततः वो कैसल अटगार्ड में रात बिताते हैं, जहां उन पर टाइटन्स द्वारा हमला किया जाता है। लीवाई एंड पास्टर निक को वॉल सेना भेजा जाता है, जहां निक उन स्ट्रगल्स को देखते हैं जिनसे लोग गुजर रहे हैं। वह दावा करता है कि वह उन्हें सीधे तौर पर नहीं बता सकता कि वह क्या जानता है, लेकिन यह बताता है कि सर्वे कॉर्प में हिस्टोरिया नाम की एक लड़की है जिसके पास उन्हें बताने की परमिशन है। गैरिसन ने टाइटन्स को रोकने के लिए डिफेंस को सेट किया और लीवाई और पास्टर निक को हिस्टोरिया को ढूंढने के लिए वॉल सेना भेजा गया, जिसके बारे में हमें पता चला कि वह क्रिस्टा है, लेकिन उसके नाम बदलने के पीछे का कारण अभी भी क्लियर नहीं है। जहां आमिर खुद को एरन की तरह टाइटन शिफ्टर बताती है और क्रिस्टा, बेर्टोल्ट और राइनर को बचाती है। रीइंफोर्समेंट्स आते हैं और बचे हुए लोग दीवार के ऊपर चढ़ जाते हैं, जहां राइनर और बेर्टोल्ट बताते हैं कि वो आर्मर्ड और कोलोसल टाइटन्स हैं और उनका मिशन दीवारों को हटाना है। टेंशन बढ़ती जाती है और लड़ाई शुरू हो जाती है। राइनर और बेर्टोल्ट आगे बढ़ते हैं और एरन और इमीर को पकड़ लेते हैं और उन्हें टाइटन टेरिटोरी के अंदर ले जाते हैं। अर्विन और जीन के साथ कंबाइंड ग्रुप एरन और इमीर को बचाने के लिए निकलते हैं। जंगल में एरन खुद को राइनर, बेर्टोल्ट और आइमीर से घिरा हुआ पाता है, जो बताते हैं कि राइनर का साइकी फ्रैक्चर हो गया है। राइनर और बेर्टोल्ट ने एरन को अपना प्लान बताया, जो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे काबू कर लिया जाता है। इस बीच ग्रुप के बाकी मेंबर्स उनकी लोकेशन के करीब पहुंचते हैं। इमीर ने रीनर और बेर्टोल्ट से हिस्टोरिया को अपने साथ ले जाने को कहा। वह बताती है कि 60 साल पहले वह एक अनाथ थी, जिसे एक कल्ट में रॉयल्टी के रूप में पूजे जाने के बाद सजा के तौर पर सैनिकों ने टाइटन में बदल दिया था। राइनर और बेर्टोल्ट सहमत हुए और इमीर ने हिस्टोरिया को अपने मुंह में पकड़ लिया। जैसे ही रीनर आर्मर्ड टाइटन में शिफ्ट होता है, 104 सैनिक उसका पीछा करते हैं। मिकासा, आर्मिन और अन्य लोग एरन को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह रीनर की बंद मुट्ठी में फंस गया है। सैनिक रीनर को रोकने के लिए टाइटन्स की एक भीड़ को वहां लाते हैं और मिकासा, आर्मिन और अर्विन एरन को छुड़ाने में सक्षम हैं, लेकिन उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक स्माइलिंग टाइटन, वही जिसने एरन की मां को मार डाला था, फिर से सामने आता है और हैनेस एरन और मिकासा की रक्षा करने की कोशिश में मर जाता है। एरन अनजाने में उस शक्ति को एक्टिवेट कर देता है जिसके बारे में रीनर और बर्टोल्ट ने उसे बताया था, द कोऑर्डिनेट, जिसके कारण नासमझ टाइटन्स स्माइलिंग टाइटन पर हमला कर देते हैं। यमिर हिस्टोरिया को छोड़ देती है और रीनर और बेर्टोल्ट को बचाने जाती है, जबकि एरन, हिस्टोरिया और सैनिक वॉल रोज में लौट आते हैं। राइनर, बेर्टोल्ट और ईमिर बच गए और वॉल मरिया में सुरक्षित पहुंच गए। एक सप्ताह बाद अर्विन अपने घावों से रिकवर कर रहे हैं। हैंग और कॉनी पहुंचते हैं और टाइटन्स के संबंध में अपने फाइंडिंग्स की रिपोर्ट करते हैं। उनका मानना है कि अचानक सामने आए टाइटन्स वास्तव में रगाको विलेज के ट्रांसफॉर्म्ड रेजिडेंट्स थे। कॉनी के घर के ऊपर पड़ा टाइटन वास्तव में उसकी ट्रांसफॉर्म्ड मदर है। यह खबर सुनकर अर्विन मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि वे अब सच्चाई के एक कदम और करीब हैं। बहुत दूर अबैंडन्ड वॉल मरिया के ऊपर बीस्ट टाइटन और उसका ऑपरेटर, चश्मे वाला एक रहस्यमय आदमी, इंतजार कर रहे हैं। अटैक ऑन टाइटन का सीजन 3 लीवाई के स्क्वाड से शुरू होता है, जिसमें एरन और उसके दोस्त भी शामिल हैं, जो एक कॉटेज में कैंप करते हैं, जबकि हैंग एरन की हार्डनिंग एबिलिटी के साथ एक्सपेरिमेंट करती है। हैंग ने स्क्वाड को ट्रोस्ट बैरक्स में एक मर्डर की सूचना दी और फर्स्ट इंटीरियर मिलिट्री पुलिस स्क्वाड पर शक किया।
लीवाई का मानना है कि सरकार में कोई व्यक्ति सर्वे कॉर्प को खत्म करने और टाइटन्स के बारे में सच्चाई छिपाने की प्लानिंग कर रहे हैं। मिलिट्री पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अर्विन का एक मैसेज सरकार की करप्ट सिचुएशन को रिवील करता है। स्काउट्स कॉटेज से भाग जाते हैं और ट्रोस डिस्ट्रिक्ट की ओर चले जाते हैं। हैंग और एक स्काउट अर्विन के पीछे जाने के लिए स्क्वाड से अलग हो गए, जबकि एरन ने हैंगे को यामीर और बर्थोल्ट के बीच एक लिखित बातचीत सौंप दी। स्काउट्स जीन और आर्मिन के साथ एरन और हिस्टोरिया के वेश में ट्रोस्ट पहुंचते हैं, लेकिन उनका तुरंत अपहरण कर लिया जाता है और मिकासा द्वारा उन्हें बचा लिया जाता है। लीवाई का पीछा केनी, एक सीरियल किलर द्वारा किया जाता है जो इंटीरियर पुलिस स्क्वाड के साथ काम कर रहा है, लेकिन लीवाई भागने में सफल हो जाता है। एरन और हिस्टोरिया को पकड़ लिया गया। लीवाई को हिस्टोरिया के सिंहासन के असली सक्सेसर होने के बारे में जानकारी मिलती है। हिस्टोरिया के बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां केनी द्वारा उसकी मां की हत्या कर दी जाती है और हिस्टोरिया की असली पहचान उसके पिता रॉड रीस द्वारा छिपाई जाती है। हैंगे बताती हैं कि अगर कोई टाइटन एबिलिटीज वाले किसी इंसान को खाता है तो उसे उस इंसान की शक्ति मिल जाती है। अर्विन ने सरकार को उखाड़ फेंकने और हिस्टोरिया को सच्ची रानी के रूप में सिंहासन पर बैठाने की योजना बनाई। मिलिट्री पुलिस ने अर्विन को मर्डर के लिए दोषी ठहराया, जिसके कारण स्काउट रेजिमेंट के अधिकांश लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी बचे हुए स्काउट्स मिलिट्री पुलिस से बचते हुए एरन और हिस्टोरिया के लिए अपना रेस्क्यू मिशन तैयार करते हैं। आर्मिन, लीवी और मिकासा उनकी मदद करने वाले 2 सैनिकों को पकड़ लेते हैं। स्काउट्स एक आउटपोस्ट पर कब्जा कर लेते हैं और हैंगे मिलिट्री पुलिस को अर्विन को फंसाने की सच्चाई को रिवील करने के लिए उन्हें फंसाती है। लोग अब इंटीरियर मिलिट्री पुलिस के क्रूल बिहेवियर और सरकार के बुरे इरादों को जानते हैं। सिविल वॉर और बाहरी दीवारों में भोजन की कमी से बचने के लिए अर्विन, जिस पर मुकदमा चल रहा है, काउंसिल से आर्ग्यू करता है कि वॉल मरिया को रिकवर करना जरूरी है। जब काउंसिल ने वॉल रोज के ब्रीच होने की झूठी रिपोर्ट सुनी तो उन्होंने तुरंत आधी मानवता का बलिदान देकर गेट बंद करने का निर्णय लिया। हालांकि जब सेना के प्रमुख डाली जैकरी सैनिकों के साथ पहुंचते हैं तो यह पता चलता है कि ब्रीच मानव जीवन के लिए काउंसिल की असहमति दिखाने की एक चाल थी। सेना ने सरकार पर कब्जा कर लिया और हैंगे ने लीवाई के स्क्वाड को सूचित किया। एरन एक क्रिस्टल गुफा में फंसा हुआ है और हिस्टोरिया द्वारा उसे छूने के बाद उसे भूली हुई यादें वापस मिल जाती हैं। एरन यह जानकर भयभीत हो जाता है कि वह टाइटन बन गया और उसने अपने ही पिता को मिस्टीरियस सीरम का इंजेक्शन लगाने के बाद मार डाला। हिस्टोरिया फ्रीडा नाम की एक लड़की को भी याद करती है, जिसके बारे में पता चलता है कि वह उसकी सौतेली बहन है और उसमें यादें मिटाने की शक्ति है। रॉड राइस बताते हैं कि 5 साल पहले एरन के पिता ग्रिशा ने उसकी पावर हासिल करने के लिए फ्रीडा के साथ हिस्टोरिया के परिवार को मार डाला था। केनी टेकओवर की खबर लेकर आता है और गुफा की रक्षा करता है, लेकिन लीवाई की स्क्वाड वहां आती है और एरन और हिस्टोरिया को बचा लेती है। रीस बताते हैं कि 7 अनअफेक्टेड ब्लड लाइन्स को छोड़कर सभी लोगों की यादें एक टाइटन द्वारा मिटा दी गईं। फ्रीडा को यादें मिटाने की शक्ति विरासत में मिली और हिस्टोरिया को एहसास हुआ कि उसे अपनी बहन को याद करने के लिए एरन को खाना होगा। हालांकि वह सीरम को तोड़ देती है और रॉड रीस उसे निगल जाता है और एक डिफॉर्म टाइटन बन जाता है। एरन एक आर्मर सीरम पीता है और गुफा कोलैप्स होते ही स्काउट्स भाग जाते हैं। विशाल रेस टाइटन वॉल सेना की ओर रेंगता है और एरन के टाइटन और हिस्टोरिया द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। हिस्टोरिया को नया रूलर और रानी घोषित किया गया। लीवाई ने केनी को कोलैप्स्ड हो चुकी गुफा के बाहर फेटल इंजरीज के साथ पाया। केनी ने कुछ देर तक लीवाई को अपराध की दुनिया में ढूंढने और उसके पालन पोषण के बारे में विचार किया। केनी अपने डाइंग वर्ड्स में लीवाई को बताता है कि वह उसका चाचा है। फिर वह लीवी को टाइटन सीरम का पैकेज देता है। हिस्टोरिया को रानी का ताज पहनाया गया है और लीवी ने सभी स्काउट्स को उनकी सर्विस के लिए धन्यवाद देकर अपना नरम पक्ष दिखाया। हम अचानक बीस्ट टाइटन और एक पीटे हुए राइनर के बीच लड़ाई के बाद सामने आए। बीस्ट टाइटन राइनर और बर्थोल्ट को कोऑर्डिनेट फिर से हासिल करने के लिए कहता है। हालांकि इस बात का मतलब पूरे सीजन में क्लियर नहीं है। 2 महीने बीत गए और एरन ने अपनी टाइटन हार्डनिंग एबिलिटी को पूरा कर लिया और इसके साथ हैंगे ने एक नया हथियार डेवलप किया जो बिना किसी ह्यूमन कैजुअलिटीज के टाइटन्स को आसानी से मारने की क्षमता रखता है। एरन गुफा में अपने विजन से कमांडेंट कीथ सेडीज को एक व्यक्ति के रूप में याद करता है, इसलिए स्काउट्स उससे पूछताछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कीथ उन्हें बताता है कि वह पहली बार एरन के पिता से कैसे मिला और कहा कि उसने उसे वॉल मारिया के बाहर भूलने की बीमारी के साथ पाया था। सैनिक वॉल मारिया को फिर से प्राप्त करने की तैयारी करते हैं।
सीजन का अंत बर्थोल्ट और राइनर के साथ दीवार पर होता है, जो आने वाले सैनिकों से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। चांदनी रातों में सोते टाइटन्स से बचने के लिए स्काउट्स रात में ट्रैवल करते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो आर्मिन को पता चलता है कि बर्थोल्ट और राइनर वॉलमारिया में हैं। एरन बिना किसी विरोध के तुरंत आउटर होल को सील कर देता है, जिससे शक पैदा होता है। अर्विन ने स्थिति की जांच करने के लिए आर्मिन को असाइन किया और वे राइनर को दीवार की कैविटी में छिपा हुआ पाते हैं। हालांकि बीस्ट टाइटन के आने से पहले लीवाई द्वारा उनका सिर लगभग काट दिया गया था। अर्विन ने उन्हें फंसाने के लिए बीस्ट टाइटन के प्लान का अनुमान लगाया और आर्मर्ड टाइटन को पीछे से हमला करने से रोकने के लिए एरन को डिकॉय के रूप में इस्तेमाल करके मुकाबला किया। टाइटन्स आमने सामने की लड़ाई में एंगेज हुए, जबकि स्काउट्स नए पावरफुल वेपन द थंडर स्पीयर्स को यूज करते हैं। राइनर को मार्को की हत्या और स्काउट के आगमन से पहले की मेमोरीज याद आती है। राइनर के फिनिश होने से ठीक पहले बर्थोल्ट आता है और आर्मिन की असफल बातचीत और मिकासा की असफल हत्या के बाद वह ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे हैंगे की स्क्वाड खत्म हो जाती है। अर्विन का ग्रुप बीस्ट टाइटन के पत्थरों के हमले से संघर्ष करता है, जबकि एरन का ग्रुप विशाल टाइटन को दीवार तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करता है। आखिरी प्रयास में अर्विन ने बीस्ट टाइटन का ध्यान भटकाने और लीवाई को बीस्ट को मारने के लिए आसपास के टाइटन्स का उपयोग करने की अनुमति देने के प्रयास में बची हुई फोर्सेस को लीड किया। जैसे ही उन्होंने आक्रमण शुरू किया, अर्विन को पत्थरों के एक और ढेर ने नीचे गिरा दिया। घटती हुई फोर्सेस स्मोक गन से फायरिंग करते हुए हमला जारी रखती हैं, लेकिन बीस्ट उन्हें एक एक करके मार डालता है। अचानक लीवाई स्मोक से बाहर निकलता है और बीस्ट के टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन बीस्ट का साथी टाइटन उसे दूर ले जाता है। इस चार्ज में एक सिपाही सुरक्षित बच गया। आर्मिन को पता चलता है कि कोलोसल टाइटन का स्टेमिना कम हो रहा है और वह अपने प्लान में खुद को सैक्रिफाइस कर देता है, जबकि मिकासा की टीम हैंगे की मदद से राइनर को उसके टाइटन फॉर्म से सफलतापूर्वक हटा देती है, जो जीवित और अच्छी तरह से दिखाई देता है। बर्थोल्ट यह सोचकर कि उसके हाथ में जीत है, आर्मिन की योजना का एहसास करता है और एरन, जो अपने टाइटन फॉर्म से बाहर निकल चुका है, बर्थोल्ट को हटा देता है। एरन आर्मिन के जले हुए शरीर को देखकर निराश हो जाता है, लेकिन बीस्ट वहां आता है और चुपके से एरन को बताता है कि वे दोनों एरन के पिता के विक्टिम्स हैं। लीवाई वहां आता है और बीस्ट भाग जाता है और बर्थोल्ट को पीछे छोड़ देता है। आर्मिन जिंदा होने का साइन दिखाता है। इस बीच हैंगर राइनर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन जेन ने उसे यह कहते हुए रोक दिया कि उन्हें आर्मर्ड टाइटन के पावर की जरूरत सकती है। वहां पहुंचने पर मिकासा को पता चलता है कि वे बर्थोल्ट की शक्ति लेने के लिए आर्मिन पर टाइटन सीरम का उपयोग कर सकते हैं। लीवाई के सीरम सौंपने से ठीक पहले जीवित सैनिक एरविन के साथ आता है, जो अभी भी जीवित है। उन चारों के बीच इस बात पर बहस शुरू हो जाती है कि सीरम किसे मिलना चाहिए, लेकिन लीवी अंततः इसे आर्मिन को देने का फैसला करता है। इसके बाद आर्मिन बर्थोल्ट को खा जाता है और कोलोसल टाइटन की शक्ति प्राप्त कर लेता है। आर्मिन के जागने और ठीक होने के बाद वे एरन के पिता के बेसमेंट में जाते हैं। नॉर्मल लगने वाली स्टडी के अंदर उन्हें डेस्क में छिपी ज्ञान से भरी किताबें मिली। साथ ही एरन के पिता और 2 अन्य लोगों की तस्वीर भी मिली। स्काउट्स अपने सफल टेकओवर की खबर के साथ घर लौटते हैं। बाद में एरन डॉक्यूमेंटेशन के लिए आर्मिन को अपने पिता से प्राप्त यादों को याद करता है। एरन के पिता ग्रिशा यीगर मार्ली में एक इंटर्नमेंट जोन में रहने वाले एक एल्डियन सिटीजन के रूप में अपने अतीत को याद करते हैं। एक बच्चे के रूप में वह और उसकी बहन एक ब्लिम्प का पता लगाने के लिए भाग गए, लेकिन पकड़े गए। उनकी बहन की अथॉरिटीज द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई। ग्रिशा के पिता पहले टाइटन आइमिर फ्रिट्ज और उसके बाद के 9 टाइटन्स का इतिहास याद करते हैं, जिन्होंने एल्डियन एम्पायर की स्थापना की। हालांकि मार्ली ने 9 टाइटन्स में से 7 पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जिससे टाइटन किंग 3 महान दीवारों से प्रोटेक्टेड पैराडाइज आइलैंड की ओर भाग गया। ग्रिशा के पूर्वजों को मार्ली में छोड़ दिया गया था और उन्हें इंटर्नमेंट जोन्स में रहने के लिए मजबूर किया गया था। ग्रिशा बाद में एक विद्रोह में शामिल हो गया, जहां उसकी मुलाकात शाही परिवार की वंशज डायना फ्रिट्ज से हुई और उनका जीक नाम का एक बेटा है। अपने उद्देश्य के लिए जीक को एक हीरो के रूप में उभारने के उनके एफर्ट्स के बावजूद वह अंततः उन्हें धोखा देता है और वे नासमझ टाइटन्स में बदल जाते हैं, जिसमें डीना भी शामिल है, जो बाद में ग्रिशा की वाइफ एरन की मां को खा जाती है। इस दौरान ग्रिशा एक गार्ड से बात करती है, जो खुद को ग्रिशा की बहन को मारने वाला बताता है। द ओल, विद्रोह का इन्फॉर्मेंट, हत्यारे को मार देता है और बताता है कि वह भी अपनी इच्छानुसार टाइटन में बदल सकता है। एरन क्रूगर, ओल का असली नाम, ग्रिशा को समझाता है कि वह भी ईमिर का फॉलोवर है
और उसके पास 9 टाइटन्स की शक्तियों में से एक है। वह चाहता है कि ग्रिशा अटैक टाइटन के रूप में उसकी जगह ले और फाउंडिंग टाइटन की शक्ति हासिल कर ले, क्योंकि जो लोग 9 टाइटन की शक्ति लेते हैं वे 13 साल के भीतर मर जाएंगे। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि सभी 9 टाइटन्स किसी न किसी तरह से फाउंडिंग टाइटन ईमिर से जुड़े हुए हैं। एरन के पिता के बेसमेंट में अपनी खोज के बाद एरन और मिकासा हिस्टोरिया से फिर मिलते हैं, जो आइमिर के एक लेटर को पढ़ने के बाद फाउंडिंग टाइटन के विविड विजन्स का अनुभव करते हैं। स्काउट रेजिमेंट और उसके लीडर्स यह डिसाइड करने के लिए एकत्रित होते हैं कि उनके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी का क्या करना है। एरन अतीत में राजा से फाउंडिंग टाइटन की शक्ति प्राप्त करने के अपने मिशन का खुलासा करता है, जिस पर एल्डियंस को बचाने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता था और जिसने वॉल्स की आबादी को यह विश्वास दिलाने के लिए गुमराह किया था कि उसके अलावा उनका कोई और नहीं है। एरन को एहसास होता है कि वह शाही परिवार के किसी व्यक्ति को छूकर फाउंडिंग टाइटन की शक्ति का उपयोग कर सकता है, लेकिन वह इसे अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। लोगों को सच्चाई बताने का निर्णय लिया गया और एक समय के बाद वॉलमरिया के अंदर का हिस्सा फिर से रहने के लिए सुरक्षित है। स्काउट्स दीवार से परे एक अभियान पर निकलते हैं। वो केवल एक टाइटन का सामना करते हैं और अंततः समुद्र तक पहुंचते हैं और इसे देखने का आर्मिन का सपना पूरा होता है। एरन समुद्र के पार दुश्मनों के बारे में बात करता है और अटैक ऑन टाइटन के सीजन 3 को समाप्त करता है। सीजन 3 के ड्रामेटिक कंक्लूजन के 3 साल बाद यह सीजन शुरू होता है। हम खुद को फोर्ट स्लावा में पाते हैं, जहां मार्लियन चाइल्ड सोल्जर्स मिडिल ईस्ट की सेनाओं से लड़ रहे हैं। मार्ली एल्डियन सोल्जर्स, चाइल्ड सोल्जर्स और फाल्को ग्राइस और गैबी ब्राउन सहित न्यू वॉरियर कैंडिडेट्स का मिश्रण तैनात करते हैं। हालांकि फाल्को मार्ली की विचारधारा के प्रति गैबी के उत्साह को शेयर नहीं करता है। मार्ली किले का ध्यान भटकाने के लिए हथियारबंद टाइटन से लैस जेपलिन एयरक्राफ्ट को यूज करता है, जबकि रीनर का आर्मर्ड टाइटन इसमें घुसपैठ करता है। ज़ीक द बीस्ट टाइटन भी लड़ाई में शामिल हो गया और मिडिल ईस्ट के नेवी फ्लीट को नष्ट करके 4 साल के युद्ध को समाप्त किया। हालांकि यह जीत एंटी टाइटन हथियारों की एडवांसमेंट के बारे में चिंता पैदा करती है। फोर्ट स्लावा की लड़ाई के बाद मार्ली के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स अपने अगले कदम पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। भले ही पैराडाइस आइलैंड पर पिछले सभी अभियान वापस लौटने में असफल है। पैराडाइस द्वारा 9 टाइटन्स में से 2 को नियंत्रित करने के साथ मार्ली ने फैसला किया कि अब कार्रवाई करने का समय आ गया है। वे लिबेरियो फेस्टिवल में पैराडाइस आइलैंड पर युद्ध की घोषणा करने के लिए टाइबर फैमिली, जो अपनी शक्ति के लिए जाने जाते हैं, और वॉरहैमर टाइटन का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। हमें रीनर के पास्ट की भी झलक मिलती है। टाइटन वॉरियर्स के रूप में अपने पहले मिशन पर रीनर, एनी लियोनहार्ट, बेर्टोल्ट हूवर और मार्शल गैलियर्ड को पैराडाइस आइलैंड से फाउंडिंग टाइटन को फिर से हासिल करने के लिए भेजा गया था। दुर्भाग्य से मिशन के दौरान मार्शल को प्योर टाइटन द्वारा मार दिया गया था। मुश्किलों के बावजूद राइनर ने सर्वे कॉर्प में घुसपैठ करने की एक नई योजना को आगे बढ़ाया। अपने अतीत पर विचार करते हुए वह सुइसाइड के बारे में भी सोचता है, लेकिन फाल्को उसे रोक देता है। फिर कहानी फाल्को की ओर मुड़ती है, जो एक फॉर्मर एल्डियन सोल्जर से मिलता है, जो वास्तव में क्रूगर के भेष में ईरन है। क्रूगर नाम का अतीत से एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, क्योंकि यह वह व्यक्ति था जिसने ग्रिशा यीगर और फॉर्मर अटैक टाइटन को बचाया था। जैसे जैसे लिबेरियो फेस्टिवल आगे बढ़ता है, फ्रिट्ज और टाइबर फैमिलीज के बारे में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। द हीरो हीलोज नैरेटिव, जिसमें कही गई बात पर सभी को किंग फ्रिट्ज के अत्याचार से मुक्त कर दिया था, जो एक मनगढ़ंत कहानी के रूप में सामने आई है। वास्तव में फ्रिट्ज और टाइबर फैमिलीज ने मार्ली के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत अगर मार्ली शांति बनाए रखने में विफल रहा तो वॉल टाइटन्स, जिसे द रंबलिंग के नाम से जाना जाता है, उसे रिलीज करने की अनुमति दी जाएगी। एरन और उसके दोस्त इस सच्चाई के बारे में बेसमेंट में एक विनाशकारी खोज करते हैं। काओस के बीच एरन फाल्को और रेनर को बताता है कि पैराडाइस और मार्ली दोनों जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक एक जैसे हैं। रेनर अपने करीबी लोगों के डर से एरन से माफी की गुहार लगाता है, लेकिन एरन की मानसिकता मुक्ति से परे है। इससे एक बैडहा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिससे निर्दोष लोगों की मृत्यु होती है और पैराडाइस पर युद्ध की घोषणा होती है। जैसे ही एरन ने अपना वायलेंस जारी रखा, लारा टाइबर, वॉरहैमर टाइटन, अपनी क्षमताओं का खुलासा करती है और एरन का सामना करती है। हालांकि सिचुएशन तब बदल जाती है जब पीक, द कार्ड टाइटन और पोर्को, द जॉ टाइटन युद्ध में लौट आते हैं और सर्वे कॉर्प के इंटरप्शन से स्थिति बदल जाती है। लारा टाइबर की बैटल स्ट्रेटेजी विफल हो गई है
और वह सीजन 1 में एनी की तरह ही क्रिस्टलाइज हो गई है। एरन को वॉरहैमर टाइटन की शक्ति मिलती है और रीनर पोर्को को सर्टेन डेथ से बचाता है। राइनर शायद कमजोर हो गया है, लेकिन एरन भागने का विकल्प चुनता है। उसे लीवाई द्वारा बिट्रेयल के लिए पकड़ लिया गया है और गाबी अभी भी गुस्से में है और वह उनके ज़ेपेलिन का पीछा करती है, जहां उसे पता चलता है कि ज़ीक ने पैराडिस का समर्थन करने के लिए अपना दल बदल लिया है, जिससे सभी को झटका लगा है। मार्ली हमले से 3 साल पहले पैराडिस आइलैंड पर भेजे गए जहाजों को सर्विकॉर्प ने पकड़ लिया था। यहां पता चला है कि मार्ली में कुछ लोग एंटी मार्लियन वॉलंटियर्स का हिस्सा थे, जिनमें येलेना और ओन्यानकोपॉन भी शामिल थे। येलेना मार्ली को रोकने के लिए द रंबलिंग शुरू करने की ज़ीक की योजना का उत्साहपूर्वक समर्थन करती है, जबकि ओन्यानकोपॉन पैराडिस को वैल्यूएबल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। हमले के बाद लेवी ज़ीक को जंगल में एक कैंप में ले जाता है। आर्मिन एक मॉरल प्रॉब्लम से जूझता है और एरन को घटनाओं के चौंकाने वाले मोड़ के बाद गाबी और फाल्को की तरह कैद कर लिया जाता है। एरन को देखने की परमिशन मांगते समय आर्मिन और मिकासा का हिच से सामना हुआ। येगरिस्ट्स द्वारा जैकरी की हत्या के कारण पिक्सिस उनके साथ जुड़ गए। जंगल में ज़ीक ने एक ऐसे हथियार का खुलासा किया जो उसकी रीढ़ की हड्डी के स्पाइनल फ्लूइड को गैस में सिंथेसाइज करने में सक्षम है। यह फ्लूइड इंसानों को पैरालाइज कर सकता है और ज़ीक ने इसका इस्तेमाल रागाको विलेज के निवासियों को प्योर टाइटन्स में बदलने के लिए किया था। जंगल में लिवाई ने ज़ीक को उसके ट्रांसफॉर्म्ड कॉमरेड्स द्वारा खा लेने की योजना बनाई। इस प्रोसेस के दौरान ज़ीक को अपने दर्दनाक बचपन की याद आती है, जिसमें क्सावर के साथ उसका रिश्ता और उसके रेस्टोरेशनिस्ट पेरेंट्स के साथ विश्वासघात शामिल है। ज़ीक और क्सावर ने मार्ली के हाथों अपनी पीड़ा समाप्त करने के लिए सभी एल्डियंस को इच्छा मृत्यु देने की योजना साझा की। इस प्लान को तब आगे बढ़ाया जाता है जब ज़ीक और एरन लिबेरियो में मिलते हैं। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, एरन और ज़ीक खुद को एक रहस्यमय स्थान पर पाते हैं, जिसे द कोऑर्डिनेट्स और द पैथ्स के रूप में जाना जाता है, जो पहली टाइटन आइमिर से जुड़ा हुआ है। वे ग्रिशा की यादों में जाते हैं, जिससे यह पता चलता है कि ग्रिशा ने एरन का ब्रेन वॉश नहीं किया था, बल्कि उसे अपना रास्ता खोजने के लिए इनकरेज किया था। हालांकि ज़ीक इच्छा मृत्यु योजना के लिए कमिटेड है। एक इंटेंस मेमोरी में ग्रिशा एरन के भविष्य के बारे में उनके बेसमेंट में रहस्यों की बात करते हैं। वे अटैक टाइटन की शक्ति प्राप्त करने के लिए ग्रिशा के ड्रास्टिक एक्शंस को देखते हैं। अचानक उन्हें द पैथ्स पर वापस लाया जाता है। ज़ीक को पता चला कि एरन ने फाउंडर को हासिल करने के लिए ग्रिशा को मैनिपुलेट किया था। एरन और आइमिर रंबलिंग को अप्रूव करने के लिए सहयोग करते हैं और पहले टाइटन के रूप में येमियर के दुखद इतिहास को अनवेल किया जाता है। एरन और वॉल टाइटन्स पैराडिस से परे की दुनिया को नष्ट करने के लिए निकलते हैं। एरन के दोस्त उसके एक्शंस के परिणामों से जूझ रहे हैं। आर्मिन, मिकासा, जीन और कॉनी को मुश्किल फैसला चुनने के लिए मजबूर किया जाता है। इस बीच येगरिस्ट्स और कैडेट्स प्योर टाइटन्स और मार्लियन सोल्जर्स को हराने के लिए एकजुट हो गए। वॉल टाइटन्स वर्ल्ड वाइड विनाश का कारण बनते हैं। जब दुनिया आने वाले विनाश का सामना करती है, वही हैंगे, लीवाई, पीक और मैगथ विनाशकारी स्थिति का सामना करने के लिए एक यूनियन बनाते हैं। कॉनी और फाल्को की किस्मत एक सरप्राइजिंग टर्न लेती है और वे दुनिया को बचाने के मिशन पर एनी और रेनर से जुड़ जाते हैं। हैंगे और पैराडिस के ग्रुप को एहसास हुआ कि वे वॉल टाइटन्स को लिबेरियो को तबाह करने से रोकने के लिए समय पर उड़ने वाली नाव तैयार नहीं कर पाएंगे। कियोमी का सुझाव है कि वे जहाज से भाग जाएं और ओडिहा के मार्लियन सिटी की ओर जाएं, जहां अजुमाबितो फैमिली के पास एक हैंगर है। रीनर और एनी की मदद से वे येगरिस्ट से लड़ते हैं, जो जहाज तक पहुंचने के लिए डॉक पर कब्जा कर लेते हैं। फाल्को, जो अब जॉ टाइटन है, लड़ाई में शामिल होता है लेकिन कंट्रोल खो देता है और वही मैगथ और शेडिस हीरोइक सैक्रिफाइसेस देते हैं। लिबेरियो पर हमले के महीनों पहले स्काउट्स मार्लियन शोर लाइन पर पहुंचे। एरन लापता हो गया और मिकासा ने उसे एक यंग थीफ के साथ पाया। एरन ने मिकासा की लॉयल्टी पर सवाल उठाया और उन्होंने थीफ के परिवार के साथ समय बिताया। प्रोटेक्शन ग्रुप की असेंबली में एरन चला गया और रिप्रेजेंटेटिव्स ने पैराडिस डेविल्स को खत्म करने की अपील करी। फ्लैशबैक से पता चला कि एरन का एक छिपा हुआ एजेंडा था, जिसके कारण हिस्टोरिया और ज़ीक के साथ संघर्ष हुआ और एक्रमेंस के बारे में सच्चाई का भी खुलासा किया गया। प्रेजेंट में एरन और कोलोसल टाइटन्स को रोकने के लिए ग्लोबल अलायंस के एफर्ट्स बेकार साबित होते हैं और फिर एरन ने दुनिया को नष्ट करने के अपने इंटेंशंस की घोषणा की। एपिसोड की शुरुआत कंटिन्यूअस रंबलिंग के साथ होती है, जिससे केओस फैल जाता है।
लोग ऊंचे स्थानों तक पहुंचने के लिए लगातार संघर्ष करते हैं, लेकिन वो इस अनस्टॉपेबल फोर्स के साथ परेड कर रहे कोलोसल टाइटन से आगे नहीं निकल पाते। इस केओस के बीच हम दो युवा लड़कों के दुर्भाग्य को देखते हैं, जो अगली सर्दियों के लिए बचत करने की अपनी प्लानिंग के बीच विशाल टाइटन के विशाल पैर के नीचे कुचले जाते हैं। यह क्रूअल सीन कंक्लूजन आर्क के एक सेंट्रल थीम को पॉइंट करता है। इस विशाल आपदा के सामने आम लोगों का सामान्य जीवन महत्वहीन हो गया है। यह कॉन्फ्लिक्ट अक्सर वर्ल्ड वॉर 2 जैसे वास्तविक दुनिया के संघर्षों की डरावनी सिमिलैरिटीज दिखाता है। अटैक ऑन टाइटन की दुनिया में रोमांस बहुत रेयर है। एरन के लिए मिकासा का एंड्यूरिंग अफेक्शन सीरीज में शायद ही कभी दिल के मामलों पर फोकस करता है। हालांकि यह एपिसोड लगातार जारी हिंसा और निराशा में कॉन्स्टेंटली रोमांस को बुनता है। एनी, जिसने शुरू से ही आर्मिन के प्रति अपना शांत नेचर दिखाया था, जब वह फीमेल टाइटन में बदल गई थी तो उसने उसकी जान भी बचाई थी। एनी के लिए आर्मिन की फीलिंग्स कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, और एक आइलैंड पर जाते समय फ्लाइंग बोट पर उनकी बातचीत से उनके कनेक्शन का पता चलता है। आमतौर पर शांत रहने वाली एनी शर्मा जाती है, लेकिन उनकी पार्टनरशिप ट्रेजेडी से अफेक्ट होती है। लेकिन उनकी पसंद के कारण उनका आने वाला भविष्य लगभग इम्पॉसिबल लगता है। उनके पास्ट एक्शंस का बर्डन उन पर भारी पड़ता है, और आर्मिन एनी को सपोर्ट करने का प्रयास करता है, जो उसे अपने वॉर टाइम क्रूल्टी की याद दिलाता है। हैंगे ज़ोई, जो टाइटन से हमेशा एक्साइटेड रहती है, अपने अंत को पूरा करने के लिए वो चीज चुनती है जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है, विशाल टाइटन्स के साथ एक क्लोज एनकाउंटर। विशाल टाइटन्स की भांप से जूझते हुए उनके सैक्रिफिशियल एक्ट से उनकी स्क्वाड को फ्लाइंग बोट में फ्यूल भरने और आने वाले विनाश से बचने के लिए जरूरी समय मिलता है। टाइटन्स को हराने के दौरान मरने का हैंगे का उत्साह उनके कैरेक्टर के अनुरूप है, लेकिन व्यूअर्स के लिए यह एक बिटर स्वीट जैसा सीन है। एक लीडर के रूप में वह अपनी इंटेलिजेंस, डिटर्मिनेशन और हास्य के लिए जानी जाती थीं। उन्होंने अपनी यूनिक पर्सनैलिटी को कभी नहीं खोया। अपने अंतिम क्षणों से पहले लीवाई अपने लेट कमांडर अर्विन स्मिथ को अपने टचिंग जेस्चर से श्रद्धांजलि देता है, अपनी मुट्ठी हैंगे के दिल पर रखता है और हार्ट ब्रेकिंग वर्ड्स कहता है, शिंजू वो ससागेओ, जिसका मतलब है डेडिकेट योर हार्ट। उसके बलिदान के बाद हम अर्विन, हैनेस और मार्को जैसे बाकी डिपार्टेड कैरेक्टर्स की अंतिम झलक देखते हैं, क्योंकि वे हैंगे का आफ्टर लाइफ में स्वागत करते हैं। जिस रात एरन ने अटैक टाइटन को अनलॉक किया और रंबलिंग को शुरू किया, लिबेरियो में स्टेज के नीचे एक रन डाउन बेसमेंट में उसका सामना राइनर से हुआ। अटैक टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने और इंटर्नमेंट जोन की दीवारों को तोड़ने से ठीक पहले कंपोज्ड एरन ने ये शब्द बोले, वी आर द सेम राइनर। इन शब्दों ने राइनर पर एक लास्टिंग इंपैक्ट छोड़ा, जिससे उसका बैठा हुआ डर दूर हो गया कि पैराडाइस आइलैंड वाले ही ट्रू डेविल्स थे। फिर जब जीन ने फ्लाइंग बोट पर सवार राइनर को ये शब्द सुनाए तो कहानी पूरी हो गई। एरन को अब एल्डियन फ्रीडम के लिए उम्मीद की किरण के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि एक ब्लडशेड फोर्स के रूप में देखा जाता है, जो पृथ्वी के चेहरे से मानवता को मिटाने पर अग्रसर है। फिर भी राइनर स्वीकार करता है कि वह एरन के पर्सपेक्टिव को समझता है। एक बड़े उद्देश्य के लिए जान लेने का भार उठाने के बाद राइनर एरन की एंटी हीरोइज्म प्रॉब्लम को पहचानने वाला पहला व्यक्ति बन गया। उसका सुझाव है कि एरन ब्लडशेड को एंजॉय नहीं कर रहा है, बल्कि उस पर इसका बर्डन है। वह हिंट देता है कि एरन शायद चाहता है कि कोई उसे रोके, और मिकासा पर उसकी नजर एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट का संकेत दे सकती है। संघर्ष के अपने इतिहास के बावजूद राइनर ही वह व्यक्ति हो सकता है जो एरन के इनर कंफ्यूजन को सबसे अच्छी तरह समझता है। आर्मिन की बचपन की किताबों से प्रेरित एरन येगर की आजादी के लिए आजीवन चाहत ने उन्हें एक लाइफ लॉन्ग एहसास तक पहुंचाया है। एरन समझता है कि पैराडाइस आइलैंड के लिए सच्ची आजादी केवल बाकी दुनिया को खत्म करके ही हासिल की जा सकती है, और उसने यह कठिन जिम्मेदारी ली है। इसके बावजूद एरन अपने दोस्तों से उनकी टाइटन एबिलिटीज छीनने से इनकार कर देता है, जबकि उसके पास फाउंडर की पावर्स और ऐसा करने की क्षमता है। वह एक क्लियर लाइन बोलता है, There is but one thing for us to do, fight. एरन अपने सिद्धांतों के प्रति क्लियर है और हर किसी को अपना रास्ता चुनने की आजादी देता है, चाहे वह कितना भी चैलेंजिंग क्यों ना हो। अटैक ऑन टाइटन के दौरान हमने बार बार यह देखा है कि सही काम करना अक्सर आसान नहीं होता। हालांकि सीरीज हमें यह सवाल करने पर मजबूर करती है कि क्या सही काम करना हमेशा काइंडनेस या कंपैशनेट वर्क से रिलेटेड है। कभी कभी इसका मतलब बस वही करना होता है जो किया जाना चाहिए। इसके साथ अटैक ऑन टाइटन के फाइनल चैप्टर्स का पार्ट 1 समाप्त हो गया। पार्ट 2 क्रंची रोल पर स्ट्रीम हो रहा है, ताकि आप अटैक ऑन टाइटन का अंत देख सकें। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप आगे कौन सा एनिमे रिकैप देखना चाहेंगे।
आज के लिए इतना ही, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।